जय हिंद साथियों, वेरी गुड इवनिंग टू यू। जय श्री राम। ये एक विषय था जिसके ऊपर मैं बहुत पहले से ही सोच रहा था कि मैं अपने थॉट शेयर करूं आप सबों के साथ। और ये विषय था जो 5 और 6 मई को रात में आखिरी बार इंडिया ने बम्बार्ड किया पाकिस्तान को, और उसके बाद से इवेंचुअली सीज फायर की घोषणा हुई। कई लोगों को लगता था, और उन कई लोगों में एक मैं भी था, कि जो अकल्पनीय रिस्पॉन्स की बात कही गई थी हमारे राष्ट्राध्यक्ष के द्वारा, वो हमें देखने को नहीं मिला। और हम सब सोच ही रहे थे कि वो अकल्पनीय रिस्पॉन्स होता कैसे है। कई बार कुछ लोग बलूचिस्तान को अलग करने की बात सोच रहे थे, कई लोग पीओके को लेके आने की बात सोच रहे थे, बट in between there is a hard reality and this reality depends upon the input which is being supplied by the security agencies, raw defense agencies, various agents, those who are working under the earth overseas। तो इस वजह से एक डिसीजन लिया गया, और इसके बीच में जो टेक्निकल इश्यूज हुए, बहुत लोग उसके डीप में नहीं जाते, ऊपर ऊपर ही सोचते हैं कि बस जैसे पिक्चरों में होता है, मार दिया, उड़ा दिया, तोड़ दिया, खून की नदियां बहा दी और बंटवारा हो गया। पर प्रैक्टिकली ऐसा होता नहीं है। अगर ऐसा होता तो रूस कब का यूक्रेन को मिट्टी में मिला चुका होता। अगर ऐसा होता तो इजराइल कब का अपने सारे बंधक छुड़ा लिया होता। हालांकि एक और बात है यहाँ पे, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। जो हमास का चीफ बनता है ना, पता नहीं 2-3 हफ्ते बाद इजराइल उसको ठोक देता है। आज हानिया को ठोक दिया। अब तो हालात ये हो गया है कि हमास का चीफ बनने से लोगों की रूहें कांप जाएंगी। खैर, लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। द टॉपिक इज कि आखिर वैसा क्या हुआ कि इंडिया को एक शॉर्ट पीरियड में सीज फायर का घोषणा करना पड़ा और सीज फायर करना पड़ा इवेंचुअली। देखिए, जो 6 के रात को हुआ था वो ये हुआ था कि पाकिस्तान जो इस बात पे इतरा रहा था कि हमारे पास यूएस का अम्ब्रेला है, चाइना का डिफेंस सिस्टम है, वी हैव द बेस्ट इंटरसेप्टर्स, उनको इंडिया ने धुआं कर दिया। अम्ब्रेला छतरी हो गया, चाइना का इंटरसेप्टर सब चले गए। 2 जहाज भी गिरे थे उसके पहले उनके, जेफ-17। एंड इस बात से एक अजीब सी घबराहट थी चाइना में और यूएस में भी। इसका एक कॉमर्शियल रीजन भी था, इसका व्यवसायिक कारण भी था कि अगर इस तरह से उनके डिफेंस सिस्टम छतरी होने लग जाए तो फिर उनको दुनिया में खरीदेगा कौन। तो इस वजह से घबराहट था, वो एक बात है। एक्चुअली क्या हुआ था, जब उनके सारे रेडार अनसर्विसेबल हो गए, किसी काम के नहीं रहे। यू नो, रेडार वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इको एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज बीइंग जनरेटेड, और हमारे एयरक्राफ्ट से या कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से टकरा के वापस जाते हैं, एंड calculating the time and the speed of electromagnetic wave, they actually come to know about the altitude and latitude of the flying object which is in their territory। तो वो सब तो खत्म हो चुका था। उनके रेडार सिस्टम खत्म हो गए, उनके इंटरसेप्टर 0 हो गए, यूएस अम्ब्रेला खत्म हो गया। अब चाहे राफेल हो, चाहे सुखोई 30 हो, ये कहीं भी जाके कुछ भी बॉम्ब, या कोई बॉम्बर भी हो, कहीं भी जाके बॉम्ब ड्रॉप कर पाने में, मिसाइल मार देने में बिल्कुल सक्षम थे। पूरा पाकिस्तान ओपन था, कुछ भी कर सकते थे, और किया भी उन्होंने। उसी रात 11 एयरपोर्ट पे 30-30 फीट के गड्ढे बना दिए उन्होंने, और टेररिस्ट कैंप पे अटैक हुआ। कितने मारे गए उसका अभी भी असली तादाद आपको मालूम नहीं है, हम में से किसी को भी मालूम नहीं है। बोलते ही 100 टेररिस्ट मारे गए,
और उनके फ्यूनरल में यूनिफॉर्म में लोग जाके सैल्यूट कर रहे थे। इसका मतलब आप मान ले कि किस दर्जे के टेररिस्ट थे वो और पाकिस्तान को कितने प्रिय थे वो। तो उन सबों की क्षति के बाद भी पाकिस्तान को उतना दर्द नहीं हुआ जितना दर्द तब हुआ जब सरगोधा जो एयरपोर्ट है उनका, जो किराना हिल्स के पास है, सरगोधा की आड़ में इन्होंने किराना हिल्स को ठोका और बुरी तरह से ठोका। यहाँ के मुहाने पे, यहाँ के जो पहाड़ियाँ हैं, पठार टाइप की पहाड़ी है यहाँ पे, अगर आप गूगल करके देखें तो वहाँ पे दे हैव स्टोर्ड देयर न्यूक्लियर वॉरहेड्स, और उन न्यूक्लियर वॉरहेड्स को ठोका। और ठोकने के बाद एज यू नो, अगर आप थोड़ी सी टेक्निकल समझ रहे हैं तो ये जानते होंगे देर आर बेसिकली two type of action takes place. One is nuclear fission, another one is nuclear fusion. तो फ्यूजन मोस्टली हाइड्रोजन बम के केस में होता है, और फिशियन जो होता है वो होता है जो हम एटम बम जिसको बोलते हैं सामान्य बोलचाल की भाषा में। तो फिशियन मतलब कि डिसइंटीग्रेशन और फ्यूजन मतलब इंटीग्रेशन। एनीवे व्हाट एवर हैपेंस, जब ये होगा इधर फिशियन और फ्यूजन या क्रिटिकल मास का जब फिजियन होगा तो ये जो वाइब्रेशन है ना वो अर्थ के नीचे जाता है। और पता कैसे चलता है इसका? आप सबको समाचार मिला होगा कि वहां पे सरगोधा के पास जो किराना हिल्स है वहां पे 4.2 रिक्टर स्केल पे भूकंप आया था। वो भूकंप तो आर्टिफिशियल था बिकॉज ऑफ द ब्रह्मोस जो सुखोई ने ब्रह्मोस से मारा उनके किराना हिल्स के मुहाने के ऊपर, तो वहां पे एक भूकंप आया। और उसी समय एक और उनका एयरफील्ड है समवेयर, आई एम नॉट एबल टू रिमेंबर दैट प्लेस, जहां पे F-16 जहां पे वो F-16 स्टोर करके रखते हैं, या आई थिंक जैकोबाबाद एयरफील्ड में। अब इंडिया जैसा तो सोफिस्टिकेटेड हैंगर्स है नहीं उनके पास, या उस तरह के सुरक्षित बंकर्स भी नहीं है जहां पे एयरक्राफ्ट को छुपा ले जाए, या उस तरह के हैंगर में रखें जहां पे F-16 की पहुंच ना हो। तो ये जो जैकोबाबाद है वहां पे भी एक जकाई हिल्स है, जगाई हिल्स, आई थिंक जकाई और जगाई, एनीवे व्हाटएवर, जगाई हिल्स है। जगाई हिल्स के पास में भी एक भूकंप आया था उस दिन, वो भी आर्टिफिशियल था और वो इससे बड़ा था, 5.2 का था। तो कुछ न्यूक्लियर वॉरहेड्स वहां भी होंगे, ये ऐसा लगता है। तो जब ठोका इंडिया ने मुहाने पे किराना हिल्स को और जगाई हिल्स को, तब उनकी फटी एक्चुअली। आप समझते हैं रेडियो एक्टिविटी, जानते हैं आप, रेडियो एक्टिविटी का यूनिट है क्यूरी, मैडम क्यूरी के नाम पे है। एंड 1 क्यूरी इज इक्वल टू 3.7 इंटू 10 टू द पावर 18 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। आप समझिए 3.7 इंटू 10 टू द पावर 18 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, दैट इज 1 क्यूरी। अब अगर आप एक न्यूक्लियर फिशियन कैसे होता है उसको मैं नट सेल में समझाऊं, तो वहां पे मोटा मोटी 3 चीज होता है। एक होता है फ्यूएल रॉड जो हैवी यूरेनियम है, आप यूरेनियम समझ लें, थोरियम U-232 होता है, यूरेनियम U-235, प्लूटोनियम U-238 और बढ़िया वाला प्लूटोनियम U-239, एक न्यूट्रॉन और ऐड होके। तो एक फ्यूएल रॉड है जो U-238 का बना हुआ है, आप समझ लें। एक वहां पे मॉडरेटर है जो, अब ये फिशियन होता कैसे है, एक न्यूट्रॉन न्यूक्ली को जाके हिट करेगा एंड देन द सॉर्ट ऑफ चेन रिएक्शन स्टार्ट्स। आई मीन ये उसको हिट करेगा, इसके बाद वहां से निकलेंगे 2.5 न्यूट्रॉन, उसमें से कुछ को मॉडरेटर ऑब्जर्व करेगा, और मॉडरेटर बना होगा या तो हैवी वाटर का होगा D2O का, या बना होगा सॉरी D2O हैवी वाटर का होगा, या कैडमियम का होगा। तो फ्यूल रॉड, मॉडरेटर और कंक्रीट शील्डिंग होता है कि रेडिएशन बाहर ना जा पाए।
अब रेडिएशन थोड़ा ही हुआ, चेन रिएक्शन तो नहीं हुआ होगा। चेन रिएक्शन मतलब दो टाइप का, एक ब्रीडर रिएक्शन और एक नॉन ब्रीडर। ब्रीडर मतलब जहां पे वेरी फास्ट चेन रिएक्शन, तो जो डिसइंटीग्रेशन है ना वो बहुत ज्यादा फास्ट होगा, और उस चेन रिएक्शन की वजह से जो रेडिएशन होगा प्रोड्यूस, उस रेडिएशन के जद में जो कोई भी आ जाए आपकी खालें तक जल जाएंगी, हड्डियां बचेंगी, हड्डियां। और सिर्फ वही नहीं जो उस समय होगा, इसका प्रभाव लंबे काल तक रहता है, जैसा कि आपने हिरोशिमा और नागासाकी में देखा होगा। तो जैसे ही लगा कि अर्थ के काया, और जितने लोग थे अंदर उस पहाड़ी के, उस सुरंग के, वो तो सारे रह गए अंदर। अभी किसी को पता नहीं है, किसी ने रिवील नहीं किया है कि कितने लोग थे। वो कभी अब इस जन्म में बाहर नहीं आएंगे, और अगले 1000 साल तक उस मुहाने के अंदर कोई नहीं जाएगा, क्योंकि वहां पे एक बायोलॉजिकल शील्डिंग लगा दिया गया है। आपको एक और याद होगा कि टर्की से जहाज में भर के आया था बोरोन आया था टर्की से जहाज में भर के। वो किस लिए? वो बायोलॉजिकल शील्डिंग के सबसे अंदर वाले पार्ट में लगाने के लिए, सो दैट कि जो अंदर है वो तो मर ही गए मान के चले, बाहर के तरफ और रेडिएशन न फैले। इंडिया को भी एक अप्रीहेंशन था कि वहां से 150 किलोमीटर दूर हमारा बॉर्डर है, और अगर रेडिएशन फैला तो रेडिएशन किसी बॉर्डर को नहीं पहचानता कि ये इंडिया है, मुझे इंडिया में नहीं जाना है। इंडिया में भी आता, और नुकसान अकेला पाकिस्तान का नहीं होता, पाकिस्तान का तो ब्लास्ट वगैरह से जाता, फिजिकल डैमेज, बट ये जो आदमी के ऊपर उसका असर होता है वो इस देश में भी होना था। तो ये अप्रीहेंशन एक इंडिया को भी था। और उस दिन एक और खबर आई थी रात को कि एक यूएस का रिकॉनेसांस एयरक्राफ्ट, जिसमें कुछ पेलोड नहीं होता, उसका स्पीड बहुत ज्यादा होता है, वो वहां से गया। वो एक्चुअली उसमें हाई स्पीड कैमरा लगे होते हैं जो सिर्फ फोटो खींचने का काम करता है। वहां से फोटो लिया, और वहां से खबर लीक हुआ कि जो वॉरहेड्स हैं, दे गॉट, वहां से रेडिएशन गॉट स्टार्टेड ऑफ। उसको बायोलॉजिकल शील्ड करने के बाद तब उनकी हाय तौबा मची, और उन्होंने इंडिया को प्रार्थना किया। यूएस ने भी कहा कि हो सकता है रेडिएशन ज्यादा मात्रा में चालू हो जाए अगर वहां पे एक और लग जाए ब्रह्मोस, तो एक आध, क्योंकि वार चालू रहेगा तो लगेगा ही। तब जाके इंडिया ने भी एक समझदारी भरा निर्णय लिया। जितना बर्बादी होना था हो चुका, और वैसे भी ऑपरेशन सिंदूर खत्म तो हुआ नहीं है, आप देख रहे होंगे चल रहा है, जहां तहां चल रहा है, छिटपुट चल ही रहा है। और अगर पाकिस्तान नहीं माना तो फिर और चलेगा। इट इज नॉट टोटली स्टॉप्ड, इट इज इन द स्टेट ऑफ हाइबरनेशन एट द मोमेंट। तो बेसिक रीजन वही था कि रेडिएशन से इंडिया को बचाना। पाकिस्तान के पास तो वैसे भी कुछ बचा नहीं था। अरे उनके पास तेल है नहीं, एमुनेशन आपके पास है नहीं, यूएस का छतरी उड़ गया, तो लड़ते क्या? वो तो वैसे ही सरेंडर मोड में थे। रहम अगर उनके ऊपर किया है तो इंडिया ने किया है, एंड आई थिंक इट इज अ गुड मूव टेकन बाय आवर अथॉरिटीज। सो यहां पे चिंतित होने की बात नहीं है, या अकल्पनीय रिस्पॉन्स जो नहीं हो पाया, ये समझ में नहीं लाना है कि ये नहीं होगा। इट इज ड्यू ऑन पाकिस्तान, एंड वेन एवर इट विल हैपन, इट विल हैपन वेरी हैवीली। तो साथियों, इसके साथ ही मैं ये एपिसोड की समाप्ति पे, धन्यवाद। थोड़ा लंबा हुआ, मैं चाहता हूं छोटा छोटा करूं। गुड नाइट साथियों, जय हिंद, जय श्री राम।